अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है मैं पहले क्लियर कर दूँ इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जिन्होंने अभी अभी समर 2023 का बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस का पेपर दिया है एंड दे आर अवेटिंग देयर रिजल्ट। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस इज़ वन ऑफ द फाइनल लेवल पेपर्स ऑफ सीए पाकिस्तान आई कैप। So, without wasting any time, let's start our discussion on the recent paper. तो एक तो मैं जनरल सी एक ओवरऑल डिस्कशन करूंगा इस पेपर के बारे में, एग्जामिनर ने ग्रेड की कितनी कंप्लाइंस की है और इसके अलावा जो सवाल हैं उसको उसने स्ट्रक्चर किस अंदाज में किया है और उसके पार्ट्स को किस अंदाज में प्लान किया था। और उसके बाद मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसके ऊपर कमेंट्स पास करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने एक समराइज अंदाज में जो आई कैप की जो ऑफिशियल ग्रेड है जो कि बीएफडी की 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, हर पार्ट को कितनी वेटेज देनी चाहिए और वर्सेस जो एग्जामिनर ने ये जो समर 2023 का पेपर रखा उसमें ग्रेड की कितनी कंप्लाइंस रही और क्वेश्चंस और उसके पार्ट्स को उसने कैसे अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो मैंने इसकी समरी आपके सामने प्लेस की हुई है। तो अगर हम अपने पिछले 2 से 3 पास पेपर्स देखें, यानी जब से नई एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, तो एक चीज़ हमें एक बड़ी कॉमन देखने में नज़र आई थी और वो ये थी कि एग्जामिनर जब एक सवाल ड्राफ्ट करता है तो उसका एक पार्ट किसी एक टॉपिक को एड्रेस कर रहा होता है, जबकि जो दूसरा पार्ट होता है वो किसी दूसरे टॉपिक को एड्रेस कर रहा होता है। तो ये फ्लेवर हमें एमएसए 2 में नज़र आता है कि वहाँ पे एक लंबी सी केस स्टडी होती है जो कमोवेश 20 नंबर 30 नंबर या इवन 50 नंबर की भी होती है। और जो केस स्टडी जब खत्म हो तो उसके बाद सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन कोई डिफरेंट डायमेंशन ऑफ दैट केस स्टडी को वो एड्रेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक सवाल होगा जो कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी करवा रहा हो स्टूडेंट से, एक सवाल है जो मे बी कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोई इम्पैक्ट टेस्ट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात कर रहा हो, कोई एक सवाल हो जो कि फॉर एग्जांपल टैक्स प्लानिंग के ऊपर कोई बात कर रहा हो, कोई एक सवाल हो जो कि फॉर एग्जांपल फॉरेन रेमिटेंस पे कोई बात कर रहा हो। तो इट्स वेरी मच कॉमन कि वहां पे ये फ्लेवर हमें नजर आता है, लेकिन जाहिर है वहां पे दैट दैट इज द एसेंस ऑफ द पेपर ऑफ एमएसए। लेकिन उसका एक फ्लेवर एग्जामिनर ओवर द पास्ट 2 3 और 4 अटेम्प्ट्स में वो बीएफडी में इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो इट्स कॉमन, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम थोड़ा सा सवालों को एनालाइज करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए और बी उसने वैल्यूएशन से टेस्ट किया है, उसमें फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी है और एक और मामला था, तो कुल मिला के 14 मार्क्स बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन 1 का जो पार्ट सी है दैट इज फ्रॉम करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन 2 को अगर हम देखें तो उसका पार्ट ए जो है वो कैपिटल रैशनिंग से है, दैट इज फ्रॉम पार्ट नंबर ए, 15 नंबर का वहां से टेस्ट किया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी है दैट इज फ्रॉम द सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ये जो है पार्ट बी बनता है, 15 नंबर वहां से बनते हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 30 नंबर का बनता है, लेकिन 15 नंबर पार्ट ए से टेस्ट हुए और 15 नंबर पार्ट बी से टेस्ट होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें तो उसका भी पार्ट ए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज पार्ट ऑफ योर पार्ट बी। और जो उसका जो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 3 का वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से है एंड दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। सो अगेन ये क्वेश्चन भी बाइफरकेट हो गया 2 पार्ट्स में। क्वेश्चन 4 ऑल इन ऑल वो करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट से था, वो पार्ट सी से ही है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि वो पार्ट ए से ही आया, जिसमें एक पार्ट वैल्यूएशन का था, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के जरिए से वैल्यूएशन करनी थी, और पार्ट बी उसमें डिविडेंड पॉलिसी से था। अब जहां तक ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का ताल्लुक है, इसको आप वैसे अगर चाहें तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव से डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पार्ट ए में भी है और जब हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एंगल से पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पे पार्ट बी में भी इसका जिक्र आ रहा होता है। बहरहाल द जिस्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर पॉइंट वाज दैट कि एग्जामिनर एक सवाल के जो पार्ट्स बनाता है, एक पार्ट किसी टॉपिक को और दूसरा पार्ट किसी और टॉपिक को एड्रेस कर रहा होता है, दैट इज क्वाइट कॉमन। फिर एक चीज हमें नजर आती है, वो भी अगेन 2 3 अटेम्प्ट से अगर हम देखें तो हमें ये चीज नजर आती है, और वो ये है कि जी एक एनालिटिकल चीज या क्रिटिकल एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनर जो है वो टेस्ट कर रहा होता है। मेरे मुताबिक कमोबेश कोई 18 नंबर थे जो कि स्ट्रेट अवे उसने एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन के मांगे हुए थे। इसके अलावा एक आध मजीद एरिया जो कि हमारा करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का है, जब हम उस सवाल में जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे। तो एग्जामिनर ने उस सवाल को बजाय इसके कि आपसे स्ट्रेट अवे सिर्फ कैलकुलेशंस करवाए, उसने आपसे एक्सप्लेनेशन की जबान में वो वाला सवाल हल करवाया,
और वो किस तरह से था कि भाई आपने जो हेजिंग करनी है उसका जवाब आप एक्सप्लेनेशन से देंगे, एंड यू विल बी सपोर्टिंग योर एक्सप्लेनेशंस विद योर कैलकुलेशंस। करनी कैलकुलेशंस ही हैं जो कि आप करते हैं, लेकिन यू हैव टू रिस्पॉन्ड दैट क्वेश्चन इन अ वे एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू द एग्जामिनर कि कैसे कैसे आप हेजिंग करेंगे, और साथ साथ डेफिनेटली यू विल बी सपोर्टिंग योर आर्गुमेंट्स विद योर कैलकुलेशंस। मैं इसको दो जगह से जस्टिफाई करता हूं। मैं लास्ट अटेम्प्ट्स में भी बच्चों से यही बात कर रहा हूं कि एग्जामिनर इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द फ्लेवर ऑफ एमएसए टू अमंग द बीएफटी कैंडिडेट्स, ताकि बच्चे थोड़े से ट्यून्ड हो जाएं उस चीज के लिए कि सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं करनी, बल्कि हमने अपनी क्रिटिकल एनालिसिस और जो डिस्कशन और थ्योरेटिकल ग्रिप है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरी चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जब से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तो बीएफटी के अंदर जो मैक का पोर्शन था वो अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो BFD is all in all now a purely financial management subject, advanced financial management subject। तो जाहिर है जब नंबर ऑफ टॉपिक्स कम हो जाते हैं तो हर टॉपिक को इन डेप्थ टेस्ट करना इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एग्जामिनर, और एग्जामिनर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे अंदाज में सर अंजाम दे रहा है कि जिस भी टॉपिक की बात करता है उसमें कैलकुलेशंस भी अच्छी होती हैं और साथ क्रिटिकल एनालिसिस या थ्योरेटिकल डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन के मामला भी वो बच्चों से टेस्ट कर रहा है कि क्या बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स को जो मुझे फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि द पेपर वाज अ बिट मॉडरेट पेपर, लेकिन पेपर लेंथी था। अब इस पे मैं अगर थोड़ा कमेंट करूं तो मैं शायद स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को एग्री करूंगा कि लेंथी है, लेकिन लेंथी होने की एक वजह है कि जो क्वेश्चंस हैं उनका बनाने का स्टाइल, ड्राफ्ट करने का स्टाइल अब चेंज हो चुका है जब से नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल 20, 21, 22 नंबर या 25 नंबर का भी कोई सवाल है तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं होता था। अब अगर फॉर एग्जांपल 20 नंबर का भी सवाल है, 18 नंबर का भी सवाल है, तो वो 1.5 या 2 सफ़े तक भी चला जाता है। तो अब एग्जामिनर जो एक सवाल ड्राफ्ट करता है उसमें बस वो ये कर रहा है कि जो भी एंटिटी एक सपोज करके आपके सामने उसका केस रखे उसकी लेवल ऑफ डिटेल थोड़ी सी ऐड करके प्रेजेंट कर लेता है। तो इसकी वजह से रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट के लिए कि जब वो ज़ाहिर है सवाल अटेम्प्ट करने जाए उससे पहले वो पूरी केस स्टडी पढ़े, तो ज़ाहिर है उसको टाइम ज़रा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। सो व्हाट आई इन्फर फ्रॉम दिस पेपर ड्राफ्टिंग स्टाइल इज दैट कि इस किस्म के पेपर में स्टूडेंट्स का ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है रीडिंग के अंदर, और फिर उन तमाम फैक्ट्स को गैदर करना और रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना, दैट रिक्वायर्स मोर टाइम फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि कम टाइम बच जाता है इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेश्चंस। तो ये मेरे कुछ ओवरऑल जनरल कमेंट्स हैं इस पेपर के बारे में। नाउ लेट्स ओपन द पेपर, और मैं हर क्वेश्चन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कमेंट्स आपके सामने शेयर करूंगा। और अगेन मेरे जो कमेंट्स होंगे वो मैं बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस नहीं कर रहा हूँगा। मैं बड़े की पॉइंट्स जो हैं हर सवाल के अंदर कि जी हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे उसके ऊपर बात करूंगा, या किसी सवाल में कोई इंपॉर्टेंट कैच है दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। बहुत प्रिसाइज डिटेल्स आई विल नॉट बी डिस्कसिंग, तो ताकि एक ओवरऑल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं हर सवाल के बारे में और उसकी अप्रोच के बारे में। जनाब, क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर उसने टेस्ट किया है। 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल ये वाला जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट है, और ये कुल मिला के आपका 8 + 11 19 नंबर जो है वो इस सवाल के आपके बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले पार्ट की बात करें तो इसके अंदर उसने एक तो पाबंदी यहाँ पे लगाई है कि आपने फ्री कैश फ्लो मेथड तो यूज करना ही करना है, लेकिन फ्री कैश फ्लोस टू इक्विटी का मेथड यूज करना है, और वो यूज करते हुए आपने ये डिटरमिन करना है कि आपने कितना मैक्सिमम परसेंटेज प्रीमियम पे करना है, किसको, एक्वायरी के शेयर होल्डर्स को, अगर आपने उनका 100% बिजनेस एक्वायर करना है। इन अदर वर्ड्स ये यहाँ पे आपसे टेक ओवर प्रीमियम कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, यानी कि कितना कंसिडरेशन आप पे करेंगे ओवर एंड अबव द मार्केट वर्थ, ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द एक्वायरी। एक्वायरी यहाँ पे मेरा ख्याल है अर्दा, इस एंटिटी का नाम में भी आई एम नॉट श्योर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल आई एम अज्यूमिंग कि इसका नाम अर्दा है। तो अर्दा का जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है जो कि हमें मेरा ख्याल है आखिरी ग्रेड में नजर भी आ रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 25 बिलियन बनती है। सो कंसिडरेशन आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे एंड यू विल कंपेयर द सेम दैट कंसिडरेशन विद द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इससे आपके पास आ जाएगी टेक ओवर प्रीमियम। उसको वापस आप अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो वो आपको
प्रीमियम इन परसेंटेज टर्म्स रिटर्न कर देगा। इसको हम टेक्निकल जबान में टेक ओवर प्रीमियम भी बोलते हैं और क्लास में ये चीज डिस्कस भी हो रही होती है। लेकिन अब पता चला कि मुझे कैलकुलेट सबसे पहले क्या करना है, कंसिडरेशन। तो सर कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का तरीका इट्स वेरी सिंपल एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। और हम ये चीज, मेरा ख्याल है क्लास में बहुत से सवाल ऐसे कर रहे होते हैं कि अगर मुझे एक्वायरी के पोस्ट एक्विजिशन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मिल जाएं और उसमें मैं साइनर्जी के भी जो इंपैक्ट्स हैं, साइनर्जी के भी कैश फ्लोज इनकॉर्पोरेट करके प्रेजेंट वैल्यूएशन करूं यूजिंग फ्री कैश फ्लो मेथड, तो वो मुझे डायरेक्टली कंसिडरेशन कैलकुलेट करवा के देता है। तो इस सवाल के अंदर भी उसने मुझे सवाल में बताया हुआ है, अगर हम ऊपर जाके इसको एवेल्युएट करें और देखें तो उसने डाटा दिया हुआ है कि जो आपके आफ्टर एक्विजिशन जो कैश फ्लोज हैं वो क्या होंगे। ये देखें, हम अगर इस लाइन को देखें, अर्दा हैज शेयर्ड इट्स कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मई 2024। द फोरकास्ट शोज अ प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ 4500 मिलियन। इसी तरह से बाकी डाटा भी उसने प्रोवाइड किया हुआ है। आगे इवन सैनर्जी के जो बेनिफिट्स हैं वो भी उसने प्रोवाइड किए हुए हैं, सैनर्जी के कैश फ्लोज भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अब वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर वो बाकी दीगर बातें भी करता है कि क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए, रिप्लेसमेंट कैपेक्स की जरूरत है, नए कैपेक्स की जरूरत है, ये सारी आपने एडजस्टमेंट्स करनी है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पाबंदी है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी की, तो मुझे फ्री कैश फ्लोज टू फर्म में से माइनस करना पड़ेगा डेट सर्विसिंग कैश फ्लोज को, यानी कि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। उसको डिस्काउंट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उससे डायरेक्टली हमारे पास कंसिडरेशन आ जाएगी। ये चीजें बीएफडी के बच्चे बड़ा क्लियरली जानते हैं। अब यहाँ पे एक कैच ये था इंपॉर्टेंट कि जो हमारा एक्वायरी है यहाँ पे जो आर्दा है, उसका जो डेट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये देखें आखिरी स्टेटमेंट हमें मिलती है इसके हवाले से। ये जो आर्दा हैज ₹20 बिलियन ऑफ इररिडीमेबल डेट, जो डेट है वो सर इररिडीमेबल है। तो इसकी भी जिम्मेदारी चूंकि किसने उठा ली है, एपी ने, वो भी वही इसको सर्विस करेगा। तो प्रिंसिपल ने तो रीपे होना नहीं है क्योंकि इरिडीमेबल है, और कोई अदरवाइज चूंकि उसने बात नहीं की हुई, तो प्रिंसिपल ने रीपे नहीं होना, सिर्फ इंटरेस्ट ही पीरियोडिकली पे होता जाएगा। और बस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स को आपने अकाउंट फॉर करना है, तो अकॉर्डिंगली इट विल कन्वर्ट योर फ्री कैश फ्लोज टू फर्म इनटू free cash flows to equity. You will discount the same with relevant cost of equity to compute the consideration. So that was the overall approach. Again, मैं बारीकियों में नहीं गया, मैं सिर्फ overall approach पे कमेंट कर रहा हूँ। So this was the approach that should have been followed by the students in this question. अब जहां तक पार्ट बी का ताल्लुक है, इसमें एक उसने बिल्कुल जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें एक बात की हुई है कि जो एपी का जो बोर्ड है उसने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की कि हम लोग जो एक्वायरी है इसको एक्वायर करने जा रहे हैं। तो वो बोर्ड कंसर्न है कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन रिलीज कर देंगे तो ये शेयर प्राइस ऑफ द एक्वायरी को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आपने उसमें डिस्कस करना था, वो ये था, सिर्फ छोटा सा एक पॉइंट था क्योंकि नंबर भी उसके 3 ही है, कि जब एक्विजिशन की जा रही होती है तो जो एक्वायरी कंपनी के शेयर्स हैं वो टेम्परेरीली उनकी प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि सारे लोग कोशिश करते हैं कि एक्वायरी के शेयर्स परचेज कर लें, क्योंकि उनको पता होता है कि जो एक्वायरर है वो एक्वायरी के शेयर्स को परचेज करने के लिए थोड़ा सा प्रीमियम ऑफर करेगा। क्योंकि देखिए हम पार्ट टाइम में भी तो यही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कि हाउ मच यू विल पे ओवर एंड अबव द मार्केट वर्थ ऑफ द शेयर्स ऑफ एक्वायरी। तो उनको पता होता है लोगों को कि भाई अगर हम एक्वायरी के शेयर्स परचेज कर लेंगे, तो जब हमसे एक्वायरर शेयर्स परचेज करेंगे एक्वायरी के, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम ऑफर कर रहे होंगे। तो टेम्परेरीली जो परचेज ऑफ द शेयर्स ऑफ एक्वायरी होती है वो मार्केट में थोड़ी सी उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ द एक्वायरी शेयर्स थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है। सो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द नेगोशिएशन ऑफ द एक्विजिशन डील। जो पार्ट सी है, मैं तो समझता हूँ ये तो मुफ्त मुफ्त के मार्क्स हैं। ये वही चीज़ है जो कि आप करेंसी रेट रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ रहे होते हैं, और ये मेरा ख्याल है पहला लेक्चर होता है जिसमें इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा होता है। सो उसने पूछा ये है कि आपको कैसे एक्सचेंज रेट रिस्क का सामना होगा जब आप एक्सपोर्ट्स में एंटर होंगे, और इस रिस्क से बचाने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आपने सीधी सी ये बात करनी थी यहाँ पे कि जब आप एक्सपोर्ट्स में एंटर होंगे तो चूंकि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सपोर्ट डिफरेंट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट, सो इन दो डेट्स के दरमियान एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है दैट इज एक्चुअली द करेंसी रेट रिस्क। और इससे बचाने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सारी टेक्निक्स मेंशन कर सकते थे। आप लीडिंग एंड लैगिंग की बात कर सकते थे, आप नेटिंग की बात कर सकते थे, फॉरवर्ड्स की, फ्यूचर्स की, मनी मार्केट हेज की, ऑप्शंस की, स्वैप्स की, इन सब का जिक्र कर सकते थे। सो इस सवाल का जहां तक ताल्लुक है, आई मस्ट से कि आप इसमें इवन फुल मार्क्स भी सिक्योर कर सकते थे, और नीचे उसने बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी है, कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है आपको। तो मेरे नजदीक
वैल्यूएशन का सवाल भी इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, यू कुड हैव मैनेज्ड इट। इसमें अगेन जो वो फैक्टर होता है ना कि यार न्यूनेस का फैक्टर है, मुझे इस सवाल में कोई नए एलिमेंट्स नजर नहीं आए। ऐसी कैलकुलेशंस बतौर प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करते हैं पास पेपर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, बीडी के नाम से इसका टाइटल है। इस क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है वो कैपिटल रैशनिंग के ऊपर है, और जो सेकंड पोर्शन है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर है। जहां तक कैपिटल रैशनिंग के टेस्ट होने का ताल्लुक है, फाइनली एग्जामिनर ने उसको इस तरह से टेस्ट कर लिया है जैसे मैं इवन बच्चों से भी डिस्कस किया करता था। अब तक के जितने भी सवाल थे उसमें या तो ये सहूलत होती थी कि जो भी प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए जाते थे उन सबकी एनपीवीज पहले से एग्जामिनर निकाल के दे देता था, या चलो सिर्फ ये कर लेता था कि तमाम प्रोजेक्ट्स के नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स निकाल के दे देता था और कैपिटल कॉस्ट दे देता था और सबके मे बी डिस्काउंट रेट्स दे दे। तो हर एक के एनपीवीज निकालना आसान था, और उसके बाद वो कैपिटल रैशनिंग में बच्चों को उलझाता था बाय अप्लाइंग द डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। वो बच्चे जानते हैं जिन्होंने पास पेपर्स किए हैं, दे हैव अवेयरनेस ऑफ सच क्वेश्चंस। लेकिन इस अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने उन चारों प्रोजेक्ट्स के लिए वो एक डिटेल्ड डाटा सेट दे दी है, ताकि आप पहले फर्स्ट स्टेप में उन चारों प्रोजेक्ट्स के एनपीवीज कैलकुलेट करें, और उसके बाद आप कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट मिक्स प्रिपेयर करें। सो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको समेटें तो यही चीज थी जिसकी वजह से इसकी वेटेज अगर हम देखें तो वो 15 मार्क्स की है, वरना 15 मार्क्स की इसकी वेटेज बनती नहीं है। सो अगेन चार प्रोजेक्ट्स वो ऐसे ही हैं जैसे चारों का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना, किसी में कैपिटल कॉस्ट सारी की सारी बिल्कुल शुरू में लग रही है, और कुछ के केस में पार्टली कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल प्रोजेक्ट के शुरू में है, और कुछ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो मे बी 1 साल के बाद है। सो इट बेसिकली वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और फिर ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स आपको कैश इनफ्लोज रिसीव हो रहे हैं। और एंड पे उसने सहूलत के लिए बच्चों को बता दिया कि तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो कंपनी है वो कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल कर रही है, उसने 12% बताया है, और उसने कहा है आप टैक्स भी इग्नोर कर दें, इन्फ्लेशन भी इग्नोर कर दें, और जो भी सरप्लस फंड्स बचते हैं गिवन सिचुएशन वो कंपनी इन्वेस्ट करती है टू अर्न द रिटर्न ऑफ 5%। तो इसमें की पॉइंट यही था कि जो भी चार प्रोजेक्ट्स आपको इस सिचुएशन में दिए गए हैं सबका पहले आपने एनपीवी कैलकुलेट करना था बिफोर हैंडलिंग दिस सिचुएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटल रैशनिंग। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें भी अगेन ऐसा हमें कोई जो मेजर डिस्कशन है उसकी जरूरत है। सो द की अप्रोच टू बी यूज्ड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। फिर हम अगर सेकंड पोर्शन पे जाएं जो कि रेजिंग ऑफ द न्यू फाइनेंस है, तो उसमें रिक्वायर्ड ये है कि आपने दोनों ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को एवेल्युएट करना है और बेस्ट के बारे में रिकमेंडेशन देनी है, लेकिन इन द लाइट ऑफ 3 वेरिएबल्स या कह सकते हैं 3 रेशियोज: इंटरेस्ट कवर, गियरिंग एंड अर्निंग पर शेयर फॉर ईच ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो दो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पहले मैं ये कहूंगा कि क्लास में हम लोग पास प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जिसमें ये मवाद मौजूद है कि हम लोग ये जो डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो या इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो, इसका हम लोग इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे होते थे किसके ऊपर, कंट्रोल के ऊपर। ऑल्दो कंट्रोल पे इम्पैक्ट यहाँ पे उसने नहीं पूछा हुआ, कंट्रोल के ऊपर, गेयरिंग रेशियो के ऊपर एंड अर्निंग पर शेयर के ऊपर। वो जो हम देखते थे कि भाई इससे ईपीएस पे क्या इफेक्ट आएगा, डेल्यूजन तो नहीं हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग फॉर एग्जांपल डेट फाइनेंस की तरफ जाते हैं तो उससे डायल्यूजन तो नहीं होगी, कंट्रोल किससे सैक्रिफाइस हो जाएगा, ये सारी डिस्कशन हम लोग वहां पे करते थे। मुझे इवन वैल्यूएशन के भी कुछ सवाल याद आ रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स आई वुड नॉट से कि इस सवाल में ये कोई न्यूनेस है, इसके अंदर इसमें कोई नया एलिमेंट है, कोई नया आंसर है। मैं सिर्फ अप्रोच के ऊपर यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ कि अप्रोच यहाँ पे जो फॉलो करनी थी स्टूडेंट्स ने, अप्रोच कोई नई नहीं थी। जो आर्गुमेंट्स देने थे और इसकी सपोर्ट में जो कैलकुलेशंस करनी थी, स्टूडेंट्स काफी दफा ये कैलकुलेशंस पहले कर चुके हैं। कभी पहले ईपीएस क्या था और इस फाइनेंस को रेस करने, डेट फाइनेंस की तरफ जाने से ईपीएस क्या हो जाएगी, इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाने से ईपीएस क्या हो जाएगी। इसी तरह से हम अगर गियरिंग की बात करें तो अभी गियरिंग क्या है, अगर डेट फाइनेंस की तरफ जाते हैं तो फिर गियरिंग क्या होगी, अगर इक्विटी फाइनेंस पे जाते हैं फिर गियरिंग क्या होगी। सो ये कैलकुलेशंस बच्चे करते रहते हैं, पास्ट में उनके पास मवाद मौजूद होता है प्रैक्टिस करने को, और उन्होंने की भी होती है। और इसमें एक कैपिटल रैशनिंग वाला पोर्शन तो मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा पोर्शन था कि इट वाज मेंट टू बी टेस्टेड इन दिस वे, और फाइनली एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिया। अगेन मेरे नजदीक ये एक हाई डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है, इजीली मार्क्स स्कोर, पासिंग मार्क्स सिक्योर इस क्वेश्चन में किए जा सकते थे एज फार एज क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसर्न्ड। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन हमारी क्लास में बिल्कुल होती है। एक टॉपिक है जिसमें हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या रेट ऑफ रिटर्न डिमांड करते हैं, या उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हम क्लास में जिक्र करते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है
कि हम उसी तरह की मिलती जुलती को कंपनी, उन्हीं की इंडस्ट्री में से कोई फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका अगर इक्विटी बीटा मिल जाए तो उसको उसकी गेयरिंग रेशियो में अनगेयर किया जाता है, और फिर उस एसेट बीटा को पकड़ के आप रीगेयर करते हैं इसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की गेयरिंग रेशियो में, लेकिन बुक वैल्यू ऑफ गेयरिंग रेशियो, क्योंकि जाहिर है इस ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसके जो शेयर्स हैं और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे होते, तो जाहिर है फिर बुक वैल्यू की गेयरिंग रेशियो में, गेयरिंग रेशियो इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू, हम उस एसेट बीटा को रीगेयर करते हैं, और फिर उसके बाद जब वैक भी इवन कैलकुलेट करना होता है तो बुक वैल्यूज यूज करके वैक कैलकुलेट करते हैं। तो इसी चीज को उसने यहाँ पे टेस्ट भी किया हुआ है। अगर हम पार्ट ए को एनालाइज करें, रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि डिटरमिन दिस कंपनीज करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और देखिए उसने आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी दे दिया इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ अगर वो ना भी कहता तो यू शुड हैव नोन कि ऐसी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका वैक फिर अकॉर्डिंगली बुक वैल्यू से ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि जाहिर है उसके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका, उसके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोज आर नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट एंड हेंस दे डू नॉट हैव द मार्केट वैल्यूज, तो बुक वैल्यूज की सूरत में ही होता है। अगेन ये टॉपिक पढ़ाया जाता है अलहदा से क्लास के अंदर, तो उसने इस दफा टेस्ट ही कर लिया है। तो इसमें भी इसी तरह से सवाल में अगर हम देखें तो ये एक्स लिमिटेड जिसको वो ई एक्स कह रहा है, ये एक पैरेलल इससे मिलती जुलती कंपनी जो कि मेरा ख्याल है एक लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उसका इसने इक्विटी बीटा सवाल में शेयर की है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की है, इस तरह से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट के ऊपर उसने बात की हुई है। तो हमने उसकी इक्विटी बीटा को पकड़ना था, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट की रेशियो में, उसकी यानी गेयरिंग रेशियो में उसको अनगेयर करके एसेट बीटा बनाना था, फिर उस एसेट बीटा को हमने रीगेयर करना था इस कंपनी की गेयरिंग रेशियो में इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू, यानी कि जो मार्डी है जिसका ये नाम यूज कर रहा है, मार्डी लिमिटेड है, वट एवर दिस नेम इज। तो इससे हमारे पास इक्विटी बीटा आ जाना था, तो इससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगी। जो वैक कैलकुलेट करना है उसमें जो आपने, चूंकि सवाल में रिक्वायरमेंट में क्लियरली कह रहा है, जो आपने डेट और इक्विटी यूज करना है वो इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू यूज करना है, एंड पे बचता है कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 11% डिबेंचर्स आ रहे हैं, ये बता रहा है कि ये डिबेंचर्स हैं और ये रिडीमेबल है, 5% प्रीमियम पे रिडीम होंगे आफ्टर 5 years। इंटरेस्टिंगली चूंकि ये मार्केट में डिबेंचर्स ट्रेड नहीं हो रहे, जो इनकी बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाएगी। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर रिडम्पशन पार पे होती तो मैं 11% कूपन रेट को स्ट्रेट अवे क्या ले लेता, यही इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न है यानी आरडी, और इसी को मैं अपने लिए कॉस्ट ऑफ डेट मान लेता और उसको पकड़ के स्ट्रेट अवे पोस्ट टैक्स कर देता, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिडम्पशन जो है वो सर 5% प्रीमियम पे हो रही है आफ्टर 5 years, तो मुझे आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट्स, और उसके नतीजे में जो मेरे पास केडी आएगा वो स्ट्रेट अवे क्या होगा, पोस्ट टैक्स। तो मैंने इसकी वर्किंग भी की है, मैं चाहूंगा कि आपसे इसकी वर्किंग भी शेयर कर लूं। ये देखें आपके पास इस तरह से आईआरआर कैलकुलेट किया जा सकता है इसका, जो मैंने नीचे नोट भी लिख दिया, बुक वैल्यू इज टेकन एज द मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है प्राइवेट कंपनी है, वही मार्केट प्राइस वही उसकी पार वैल्यू, और एंड पे जो रिडेम्पशन का जो पीरियड है यानी आफ्टर 5 years, तो जो पोस्ट टैक्स कूपन पेमेंट है प्लस जो वैल्यू रिडीम होनी है वो 5% के प्रीमियम के साथ होनी है। तो इस तरह से जब आप आईआरआर कैलकुलेट करेंगे दैट इज 8.65%, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स। तो इस तरह से वैक को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये है पार्ट ए। जहां तक पार्ट बी का ताल्लुक है, इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती जो कि मैं इसमें ऐसे डिस्कस करूं। इट इज अ सिंपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब इसमें वही चीज है जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में होती है, शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट है और ओवर द नंबर ऑफ ईयर सेल रेवेन्यूज होंगे और दीगर कॉस्ट होंगी, उनके साथ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स उसने दिए हुए हैं, वो जाहिर है आपने अकाउंट फॉर करने हैं। वर्किंग कैपिटल के ऊपर सवाल में उसने कहा हुआ है कि प्रोजेक्ट विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल विच इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ सेल्स। तो सर हर साल की सेल्स का जो 10% है दैट विल बी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट के बारे में बात की है। अगर वो कहता ना कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन ईच ईयर दैट विल बी 10% ऑफ द सेल्स ऑफ दैट ईयर, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो हर साल के एंड पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती, लेकिन वो प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। तो सर हर साल की जो सेल्स हैं उसका 10% will be considered to be working capital requirement at the start of each year. But you know that in investment appraisal model, we incorporate working capital cash flows through incremental calculations. तो ये यहाँ पे सर आपने देखना था। इसके अलावा हम अगर बात करें तो सर टैक्स डेप्रिसिएशन रेट्स के बारे में उसने जिक्र किया है, मुझे उसमें कोई नई चीज नजर नहीं आती। यस, एंड पे उसने एक स्टेटमेंट यूज की है कि इस प्रोजेक्ट से अगर कोई टैक्स लॉसेस आते हैं तो इस ये जो कंपनी है इसके अदर बिजनेसेस हैं उसके प्रॉफिट्स के साथ इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। मुझे ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद पड़ती है कि हम जैप रिक्रिएशन क्लब का एक सवाल क्लास में करते हैं, ऑल दो पुराना है, 2010 2011 का है मे बी।
उसके अंदर भी ये स्टेटमेंट हु बहू आखिरी किसी पॉइंट में मेंशन्ड है कि उसमें भी उसने यही कहा था। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये होता है कि आपको एज सच टैक्स लॉसेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड की अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्ट्रेट अवे सिंपल अंदाज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन मैं इस सवाल को, मेरा नजदीक इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन अ सीरियस नोट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस पेपर में बैठा होता तो दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं अटेम्प्ट कर रहा होता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सिंपल केस उसने टेस्ट किया हुआ है, अनगियरिंग और रीगियरिंग की अप्रोच यूज करनी थी और उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल था। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा था कि इसमें करना अगर हम देखें तो वही था जो कि हम लोग हेजिंग का काम कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट पे देखें तो कि यू हैड टू डू द हेज अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट रिस्क, लेकिन आपने एक्सप्लेन करना था एंड अलोंग विद दैट सपोर्टिंग कैलकुलेशंस के साथ आपने अपनी एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करना था। और जाहिर है वो सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है वो हेजिंग की ही कैलकुलेशंस है, जिससे आपने अपने मेन आर्गुमेंट्स को सपोर्ट कर रहे होना था। और आर्गुमेंट्स किस चीज़ के होने थे कि जी हमने हेजिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास फॉरवर्ड्स की ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे पास फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास ओवर द काउंटर ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अलावा मनी मार्केट हेज अवेलेबल है। ये चारों के चारों जो हमारे पास टूल्स हैं, हमने इसी को एक्सप्लेन करना था कि हाउ वी कैन हेज यूजिंग दीज टूल्स। लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपने सपोर्टिंग कैलकुलेशन साथ परफॉर्म करनी थी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने का अंदाज सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन कैलकुलेशंस वही हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि हमने जो हेजिंग करनी है दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ग्रुप एंड द ग्रुप इज एमसीसी। इसके जो भी ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके ऊपर हमने हेजिंग टूल्स लगाने हैं। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है इस सवाल के अंदर वो ये था कि जिस तरह से एग्जामिनर ने विंटर 2022 में टेस्टिंग की थी, बिल्कुल वही अंदाज उसने रखा है ये समर 2023 के पेपर में भी, कि स्टूडेंट्स आदी होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी कंपनी है और जाहिर है उसकी लोकल करेंसी पी के आ रहा है, तो कोई अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट है इंपोर्ट के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल डॉलर्स हैं और डॉलर्स 50,000 की फॉर एग्जांपल इंपोर्ट के केस में पेमेंट करनी है, तो जाहिर है उसने अगर डॉलर्स 50,000 परचेज करने हैं टू पे फॉर द इम्पोर्ट्स, तो वो अपनी लोकल करेंसी पीकेआर से ही उसको परचेज करेगी। तो ये काफी कॉमन होता है बच्चों के लिए। लेकिन आप कोई फॉरेन करेंसी पेमेंट है उसको आप किसी फ्यूचर फॉरेन करेंसी रिसीट से पे करोगे, ये करने के बच्चे आदी नहीं होते। विंटर 2022 में भी एग्जामिनर ने यही किया और यहाँ पे भी उसने यही किया है। सिर्फ फर्क ये है कि जो विंटर 2022 के अंदर था वो उसमें कोई आपने शायद प्लांट या मशीनरी इंपोर्ट की थी और उसकी पेमेंट डॉलर्स में करनी थी, लेकिन आपको यूरो में कुछ रिसीट्स मिलने थे इन द फ्यूचर, तो वो उन यूरो रिसीट्स को यूज करके आप पे करने जा रहे थे यूएस डॉलर की पेमेंट को। यहाँ पे रिवर्स है, कोई यूरो में आपने पेमेंट्स करनी है लेकिन आपको फ्यूचर में यूएस डॉलर्स रिसीव होने हैं, तो उन यूएस डॉलर्स को जो कि आपको मिलने हैं उससे आप यूरो की पेमेंट्स करने जा रहे हो। तो इस किस्म के सवाल को हल करने के लिए जो की होती है वो ये होती है कि सर आपने ये देखना होता है कि आप किस करेंसी से पेमेंट करने जा रहे हैं। तो जैसे हमारा एक पाकिस्तानी कंपनी के लिए जो लोकल करेंसी होती है वो हम जानते हैं वो पीकेआर होती है, वो लोकल करेंसी हम इसको मानते हैं। तो जैसे ये वाला सवाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आप उस फॉरेन करेंसी को पे करने के लिए जो करेंसी यूज कर रहे हैं वो आपकी लोकल करेंसी बन जाएगी। यानी यूएस डॉलर कैन बी कंसिडर्ड टू बी एज योर लोकल करेंसी व्हेन यू वांट टू मेक द पेमेंट इन यूरोस। तो उस सवाल में विंटर 2022 में भी जो कोटेशन स्टाइल था वो ऐसे था कि जो लोकल करेंसी बन रही थी वो उस सवाल में, वो मैं पुराने सवाल की बात कर रहा हूँ विंटर 2022 की, तो उसमें जो यूरोस थे वो आपके लोकल करेंसी बन रही थी, तो उसने उसको डिनोमिनेटर में रखा हुआ था। दैट वाज एन इनडायरेक्ट कोट। और अब अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो लोकल करेंसी बन रही है दैट इज यूएस डॉलर्स, और यूएस डॉलर्स अगर हम कोटेशन स्टाइल देखें तो उसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी इज इन द डिनोमिनेटर, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज इन द न्यूमरेटर। तो अगेन ये सवाल इनडायरेक्ट कोट की शक्ल में है एंड इट हैज टू बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंगली। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर नहीं आती जिसके ऊपर मैं सेपरेटली डिस्कशन करूं। जाहिर है जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्लास में वो तो फिर पूरा ए टू जी सारी प्रिसाइज डिटेल्स शेयर करते हैं उसमें और सारा उसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो की फैक्ट्स हैं वो मैंने इस सवाल में डिस्कस कर लिए हैं। सो मैं अगेन इसको नहीं समझता कि ये कोई मुश्किल सवाल है, गिवन द फैक्ट कि बिल्कुल इसी फ्लेवर का सवाल बिल्कुल इमीडिएटली प्रीसीडिंग अटेम्प्ट में भी टेस्ट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसकी रिक्वायरमेंट में पार्ट नंबर ए जो है उसमें रिक्वायरमेंट स्टूडेंट से ये थी कि वो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस निकालें यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और साथ में आपने एक्सप्लेन करना था कि जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो शेयर प्राइस आ रही है यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, ये जो गिवन शेयर प्राइस है करंटली जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है 815, और ये इससे फर्क में क्यों है।
तो पहली बात तो यह है कि जहां तक तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के इस्तेमाल का ताल्लुक है, तो अगर हम यहाँ पे सवाल को देखें तो सवाल में उसने बड़ा क्लियरली फ्यूचर में एक्सपेक्टेड या फोरकास्टेड आफ्टर टैक्स अर्निंग्स दे रखी हैं। अगला साल 2024 और उसके बाद 25 26 27, और उसके बाद उसने बताया हुआ 2027 के बाद जो आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं उसमें ग्रोथ है 4%, और ये फॉर एवर है, फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। तो तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो उमूमन हम लोग आदी होते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लगाने के स्ट्रेट अवे, या तो कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल के जरिए से या कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल से। लेकिन ये जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लग रहा है ये आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स लगेगा। जो आपका पहला साल है 2024, उसमें भी हमारे पास एब्सोल्यूट डिविडेंड उसने खुद फोरकास्ट करके दे दिया है, 2025 में भी है, 26 में भी है और 27 में भी है। सो कह सकते हैं आपका एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड इज फॉर 4 इयर्स, और 4 इयर्स के बाद यानी कि फ्रॉम फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपके कांस्टेंट ग्रोथ के साथ डिविडेंड्स चलेंगे। तो सर इन अदर वर्ड्स देयर विल बी अ टर्मिनल वैल्यू इन ईयर 4, या कह सकते हैं 2027 का जो ईयर है उसके अंदर एक तो हमारे पास डिविडेंड्स आ रहे होंगे 2027 के ईयर के, और इसके अलावा टर्मिनल वैल्यू आ रही होगी फॉर द ईयर्स फ्रॉम 2028 ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। तो डिविडेंड्स की कैलकुलेशन का जहां तक ताल्लुक है, उसने यहाँ पे पार्ट नंबर ए में कहा हुआ है कि आप ये अज्यूम करें कि आप उस तरह से डिविडेंड्स देंगे जैसे आपको ऊपर कहा गया है, यानी कि जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कह रहा है, और वो कह रहा है कि 25% ऑफ द पोस्ट टैक्स अर्निंग्स वो आप बतौर डिविडेंड्स पे करोगे। सो इन अदर वर्ड्स 4 सालों के लिए आपके पास डिविडेंड्स अवेलेबल हैं जो कि फोरकास्टेड हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में हैं। उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगेगा। तो बाय कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज डिविडेंड यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैलकुलेट कर सकते हो शेयर प्राइस को। ठीक है जी। तो ये जब शेयर प्राइस आ जाएगी तो उसके बाद कमेंट मांगा है आपसे कि वो इस प्राइस से फर्क क्यों है जो कि करंटली कोट हुई हुई है। तो यहाँ पे आप ये चीज मेंशन कर सकते थे, और हम क्लास में भी इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हर वैल्यूएशन मॉडल के एजम्पशन सेट अपने हैं, वो अपने एजम्पशंस के ऊपर एक मॉडल बना होता है हर मॉडल जो है। जैसे ये जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है ये क्या कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस, उसको जब हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करते हैं तो वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू तो बनती है, लेकिन दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट्स योर शेयर प्राइस। आप फ्यूचर के जो डिविडेंड्स हैं सिर्फ उनको बेस बना रहे हैं मार्केट प्राइस को एस्टिमेट करने में। इसके मुकाबले में फॉर एग्जांपल अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल भी आप जानते हैं, वो क्या है, वो सारी की सारी अर्निंग्स लेता है। जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है वो सिर्फ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स लेता है। यू नो द डिविडेंड्स इज अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स, क्योंकि एक सेकंड पार्ट उसका होता है, वो होता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। तो जो अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल है फॉर एग्जांपल वो सारी अर्निंग्स लेता है, लेकिन जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है वो सिर्फ डिविडेंड का हिस्सा लेता है। तो इसी तरह से बाकी भी वैल्यूएशन मॉडल्स हम जानते हैं, फ्री कैश फ्लोस टू फर्म है, एसेट बेस्ड मॉडल है, पी ओवर ई रेशियो है। हर मॉडल अपने अजम्पशन सेट पे खड़ा हुआ है। तो इसमें भी आप ये बात करेंगे कि ये क्यों इस प्राइस से फर्क है जो कि इसमें कोट हुई हुई है, बिकॉज एवरी मॉडल इज हैविंग इट्स ओन अजम्पशन सेट एंड इट गिव्स एन एस्टिमेटेड वैल्यू। ज़हन में रखें, हम क्लास में भी बात करते हैं, जो भी मॉडल होता है उससे सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू पता चलती है, कोई फाइनल वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। कैलकुलेट का वर्ड यूज करना ही गलत होता है, ये मैं क्लास में अक्सर बात कर रहा होता हूँ। हमेशा हम कोई ना कोई जो टूल लगा रहे होते हैं, वैल्यूएशन टूल, उससे हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू एक दे रहे होते हैं टू द एग्जामिनर या अगेंस्ट अ सर्टेन क्वेश्चन। तो ये हम इस पर यहाँ जिक्र कर सकते थे। इसी तरह से पार्ट नंबर बी में वो कहता है कि इवेल्युएट करें इस डिसीजन को कि जी हम रिटर्न करना चाहें कैश किन को, शेयर होल्डर्स को, थ्रू अ चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी। सवाल के अंदर ना उसने सीएफओ का एक पॉइंट यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है कि सीएफओ कह रहा है कि चूंकि हमने रिसेंट कुछ 2 सालों में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं, क्योंकि हमने मेरा ख्याल है कोई एक वैक्सीन तैयार की है, तो हमारे पास क्या इतना, क्या हमारे लिए क्या पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो वन ऑफ डिविडेंड्स जो है वो पे कर दें। ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट नजर आती है अगर हम यहाँ पे देखें तो, कि रिसेंट हाई लेवल अर्निंग्स के नतीजे में एसएल शुड पे अ वन ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो उसके हिसाब से उसने ये पार्ट भी डिजाइन किया हुआ है कि आपका इस डिसीजन के बारे में क्या ख्याल है, एवेल्यूएट करें इस डिसीजन को, और आपने कुछ प्रैक्टिकल आर्गुमेंट्स देने हैं अलॉन्ग विद एनी ऑल्टरनेटिव वेज कि जिससे हम ये कैश शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर सकें, और कौन सी सूटेबल स्ट्रेटजी हो सकती है। इसका जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ये क्लास में भी जिक्र होता है इस चीज का कि क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं वाइल डिवाइजिंग अ डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स को देखना होगा। हर जुरिस्डिक्शन में जो लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स है वो डिफरेंट होती हैं। हो सकता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स ये हों कि आप जो डिविडेंड्स हैं ओनली आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोन लेके तो डिविडेंड्स पे ऑफ नहीं कर सकते। तो ये आपको सबसे पहले देखना होगा कि लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स तो नहीं है। फिर उसके बाद आपको अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को सर देखना होगा। प्रॉफिट्स कंपनी के पास होना इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। हो सकता है कि कंपनी कैश सरप्लस ना हो ऑल दो प्रॉफिट्स में चल रही हो, क्योंकि हमारे जो इनकम स्टेटमेंट्स है वो अक्रूवल बेसिस पे बन रहे होते हैं। ये बात क्लास में होती रहती है।
तो ये चीज में हमें देखनी है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन सर क्या है। उसके अलावा हम लोग जो चीज देख सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, कि हमें ये देखना है कि हम अगर डिविडेंड्स दे देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आगे कमिंग डेज में, कमिंग ईयर्स में, कमिंग मंथ्स में कोई हमें इंटरनली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है और हमें उसके लिए पैसा चाहिए होगा। क्योंकि अगर डिविडेंड्स पे ऑफ कर देंगे तो फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो हम उसको मीट अप नहीं कर पाएंगे। देयर माइट बी अ प्रॉब्लम इन रियलाइजिंग दैट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये भी हमें देखना है कि हमें कुछ रिटेंशन की जरूरत तो नहीं है, तो दैट मस्ट हैव टू बी कंसिडर्ड एज वेल। तो इसके लिए जो आप पैरेलल मॉडल सजेस्ट कर सकते थे, जो कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स दे रहा है, वो दो ऑल्टरनेटिव्स हम ऑफर कर सकते हैं कि सर बजाय इसके डिविडेंड्स कैश में दें, लेट्स गिव द डिविडेंड्स इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आप जानते हो जो कि आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स की बजाय मजीद शेयर्स इशू कर देते हैं, तो उसके अगेंस्ट को कैश नहीं रेज होता, तो आप बोनस शेयर्स दैट कैन बी अ गिवन, that can be a suggestion that could have been given in this situation, number one. Number two, शेयर्स की रीपरचेज भी एक सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चीज आपकी किताब में भी मेंशन्ड है कि शेयर रीपरचेज इज अ सेकंड ऑप्शन। अगर आप समझते हो कि आप कैश सरप्लस हो और आप थोड़े ओवर कैपिटलाइज्ड हैं, उस पर्टिकुलर केस में यू कैन इवन रीपरचेज योर शेयर्स। और उस केस में देखो होगा क्या कि इससे ठीक है शेयर तो आप रीपरचेज करेंगे, उस बाद में पेमेंट करनी होगी, लेकिन आप उसके मुकाबले में सोचें कि अगर आप अच्छे खासे डिविडेंड्स पे कर दें अपने शेयर होल्डर्स को, और ये उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को जन्म दे दे ये चीज कि भाई अगर इस दफा इन्होंने अच्छे खासा हैवी डिविडेंड पे की है तो फ्यूचर में भी ये लोग बहुत हाई डिविडेंड्स पे करेंगे। ये जो एक्सपेक्टेशंस दे देना ना अपने शेयर होल्डर्स को, ये बड़ी डेंजरस चीज होती है, बिकॉज ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू pay off high dividends to them now, then it will give rise to a high expectation of the dividends from those shareholders in the future, जबकि मे बी ऐसा ना हो सके इन द फ्यूचर। सो दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव उसने मांगे हुए थे वो आप इस तरह से बात करके एक्सप्लेन करके तो वहां पे कंक्लूड कर सकते थे। तो ये मेरे ओवरऑल कमेंट्स थे ऑन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। अगेन मैंने हर एक में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डिटेल्स में नहीं गया, जो की पॉइंट्स थे मैंने वो डिस्कस किए हैं। तो आई होप सो कि यू वुड हैव रिलेटेड टू दोज पॉइंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड थ्रू आउट दिस वीडियो। तो अगर कोई किसी का किसी खास ट्रीटमेंट के ऊपर कोई सवाल है किसी किसी क्वेश्चन के अंदर, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक मैसेज पे पूछ लें, या इसके अलावा आप यहाँ पे जो वीडियो है इसकी कमेंट सेक्शन में आप जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसका जवाब जो है वो प्रोड्यूस करवा के तो रिप्लाई करवा दूँ। तो इंशाल्लाह जी फिर मौका मिला तो ज़रूर आपसे बात होगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।